नमस्कार। आज की इस चर्चा में एक ऐसे विषय में गोता लगाएंगे जिसने आधुनिक भारत की पूरी किस्मत ही लिख दी। भारतीय संविधान का निर्माण। ये कोई आम सरकारी दस्तावेज नहीं है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मंथन है जिस पर हमारे देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी शान से खड़ी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर इस महान किताब को आकार कैसे मिला। इस पूरी टाइमलाइन को आसानी से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। स्वराज की पहली मांग, सभा का गठन, वो ऐतिहासिक बैठकें, संविधान का मूल दर्शन और अंत में इसके अपनाए जाने और उन आखिरी हस्ताक्षरों की कहानी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, स्वराज की मांग। देखिए, संविधान बनाने की बात रातों रात 1946 में शुरू नहीं हो गई थी। इसके बीच तो दशकों पहले ही स्वशासन यानी खुद के शासन के विचार के साथ बो दिए गए थे। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो यह सफर 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के स्वराज्य विधेयक से शुरू होता है। ये पहली अनौपचारिक मांग थी जहां उन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात छेड़ी थी। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया पत्रिका में साफ किया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से बनना चाहिए। इसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने इसकी पहली औपचारिक मांग रखी और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन के आने के बाद ही संविधान सभा का असल गठन मुमकिन हो पाया। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस स्वराज शब्द को ही समझ लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है स्वयं का शासन यानी सेल्फ रूल। और दिलचस्प बात यह है कि इस शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में किया था। यही वो एक शब्द था जिसने आगे चलकर हमारी आज़ादी और संविधान की नींव पत्थर का काम किया। चलिए, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सभा का गठन। आखिर इस संविधान सभा का ढांचा कैसा था और इसके सदस्य चुने कैसे गए? आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इस चार्ट को देखिए। कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य तय हुए थे। सीटों का ये बंटवारा बहुत सोच समझकर किया गया था। इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों और कमिश्नरी क्षेत्रों से चुनकर आने थे, जबकि बची हुई 93 सीटों पर राजा रजवाड़ों यानी देशी रियासतों को अपने प्रतिनिधि बिना किसी चुनाव के सीधे मनोनीत करके भेजने की छूट दी गई थी। पर यहाँ एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, सिर्फ 10%। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या पूरा हिंदुस्तान इन चुनावों में वोट डाल रहा था? बिल्कुल नहीं। इतिहास की एक कड़वी सच्चाई ये है कि उस वक्त महज 10% भारतीयों के पास ही वोट देने का अधिकार था। ज्यादातर वो लोग जो टैक्स या लगान भरते थे। मतलब सभा के सदस्य सीधे आम जनता ने नहीं चुने थे, बल्कि प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने उनका अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव किया था। अब इस टेबल पर गौर करते हैं। सभा में हर वर्ग को जगह देने की कोशिश जरूर हुई थी। सामान्य वर्ग के लिए 213 सीटें, मुसलमानों के लिए 79 और सिखों के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का भी पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन सबसे खास बात जो यहां उभर कर आती है वो ये कि इस सभा में महिलाओं के लिए भी 15 सीटें आरक्षित थीं। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, ऐतिहासिक बैठकें। अब जरा उस गर्मागर्म माहौल की कल्पना करते हैं जब दिसंबर 1946 की कड़ाके की ठंड में दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक का दिन। इस दिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। 207 सदस्य मौजूद जरूर थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। उनकी मांग एक अलग संविधान की थी। बी.एन. राव ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर बात बिल्कुल नहीं बनी। उस वक्त के भू राजनीतिक तनाव को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के एक तंज भरे बयान से बखूबी समझा जा सकता है। उन्होंने इस बहिष्कार को देखकर कहा था, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या सटीक उपमा थी। खैर, तमाम विरोधों के बावजूद काम रुका नहीं और फ्रांस की पुरानी परंपरा को मानते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, मूल दर्शन। 13 दिसंबर 1946 को हुई तीसरी बैठक
असल में इस पूरे दस्तावेज की आत्मा थी। यहीं से हमारे संविधान का दार्शनिक आधार पहली बार दुनिया के सामने आया। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ये प्रस्ताव 5 बेहद मजबूत स्तंभों पर खड़ा था। लोक प्रभु सत्ता यानी जनता का ही राज होगा, धर्मनिरपेक्षता जिसका मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सामाजिक न्याय, संघवाद जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी होंगी, और लोकतंत्र। यही वो प्रस्ताव था जिसने आगे चलकर हमारी प्रस्तावना की शक्ल ली। लेकिन इन ऊंचे आदर्शों के बीच एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई भी छिपी थी, देश का बंटवारा। इस तुलना को देखिए। विभाजन से पहले जो संविधान सभा 389 सदस्यों की हुआ करती थी, वो विभाजन के बाद सिकुड़कर महज 299 सदस्यों की रह गई। जो हिस्से पाकिस्तान में चले गए, उनके प्रतिनिधि अब इस सभा का हिस्सा नहीं रहे थे। आखिरी हिस्सा, स्वीकृति और अंतिम हस्ताक्षर। एक टूटे हुए लेकिन बेहद मजबूत इरादे वाले देश ने अपना काम जारी रखा। चलिए देखते हैं कि आखिरी दौर में इस विशाल काम को कैसे अंजाम दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि संविधान बस लिखा और लागू कर दिया गया। इसकी ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया बहुत ही लंबी और थका देने वाली थी, जिसे 3 अलग-अलग रीडिंग्स या वाचनों में पूरा किया गया। पहली रीडिंग काफी छोटी थी, लेकिन दूसरी रीडिंग सबसे लंबी चली, लगभग 1 साल तक। इसमें हजारों संशोधनों पर एक-एक करके बाल की खाल निकाली गई और आखिरकार नवंबर 1949 में तीसरी और अंतिम रीडिंग पूरी हुई। और उस अनथक मेहनत का नतीजा था 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो सटीक समय है जो संविधान सभा ने 11 अलग-अलग सत्रों में दिन रात एक करके इस संविधान को पूरा करने में लगाया। ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली उपलब्धि है। और अगर समय के अलावा खर्चे की बात करें तो उस जमाने में भी ये कोई सस्ता काम नहीं था। कागज, स्याही, बैठकों और पूरे लॉजिस्टिक्स को मिलाकर इस महायज्ञ में करीब 64 लाख रुपए, बिल्कुल सटीक कहें तो 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। इससे अंदाजा लगता है कि व्यवस्था के स्तर पर भी ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। और फिर वो दिन आ ही गया, 26 नवंबर 1949, जिसे आज कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन संविधान को औपचारिक तौर पर अपना लिया गया था। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा संविधान एक साथ लागू नहीं किया गया। नागरिकता और चुनाव जैसी कुछ बेहद जरूरी चीजों से जुड़े 16 अनुच्छेदों को उसी दिन तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की एकदम आखिरी बैठक बुलाई गई। ये दिन तो ऐतिहासिक फैसलों का बवंडर था। मूल दस्तावेज पर मौजूद 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत मान लिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुन लिए गए। वैसे इस आखिरी दिन का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा भी है। प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहला साइन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का होना था, लेकिन उत्साह में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहली जगह पर ही अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो हुआ ये कि जब राजेंद्र प्रसाद जी साइन करने पहुंचे तो उन्हें जगह ही नहीं मिली और आखिरकार उन्हें अपना हस्ताक्षर नेहरू जी के हस्ताक्षर के ठीक ऊपर थोड़े तिरछे एंगल पर अटकाना पड़ा। इतने गंभीर माहौल में भी ये एक बड़ा ही रोचक मानवीय पल था। अब ये चर्चा तब तक अधूरी है जब तक हम संविधान सभा की उन 15 शानदार महिलाओं का जिक्र न करें। इस लिस्ट को देखिए। दाक्षायणी वेलायुधन सभा की एकमात्र दलित महिला थीं और बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला। सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू जैसी दिग्गज आगे चलकर आजाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनी। इनका ये योगदान सच में अभूतपूर्व है। तो अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है,
जिस संविधान की शुरुआत ही हम भारत के लोक से होती है, उसे असल में एक ऐसी सभा ने बनाया जिसे सीधे जनता ने चुना ही नहीं था और जिसमें सिर्फ 10% आबादी का ही वोट शामिल था। तो क्या ये दस्तावेज वाकई हम भारत के लोक की आवाज है, या फिर अपने उच्च और बेजोड़ आदर्शों के दम पर इसने हकीकत में खुद को पूरे देश की धड़कन बना लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।